गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। सुबह का सभी को अभिवादन। मैं राम मोहम्मद सिंह एसएलए इसला यूपी चेयरमैन आज आपके समक्ष एक बहुत स्पेशल तरह का इंश्योरेंस लेकर के आया हूँ। फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस, फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस, जिसको हम एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। फिडेलिटी गारंटी है क्या, इसके विषय में हम समझने की कोशिश करते हैं। फिडेलिटी गारंटी बिजनेस में कॉमर्शियल फिडेलिटी गारंटी है, कोर्ट्स बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। ये तीन तरह के इसमें जो गारंटीज हैं उन पर ये प्रकाश डालेंगे। अब पहुंचते हैं, डिस्कस करते हैं कॉमर्शियल फिडेलिटी गारंटी की। कॉमर्शियल फिडेलिटी गारंटी कवर्स द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस। एम्प्लॉयर को उसके डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस को कवर करता है। वो डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस कैसे आता है? विच ही में सफ़र एज ए रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयज डिसऑनेस्टी। उसके एम्प्लॉय की डिसऑनेस्टी की वजह से वो उसको सफ़र करना होता है। कमर्शियल फिडेलिटी गारंटी में दूसरा पोर्शन है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉलिसीज इशूड आर टू कॉमर्शियल एंड मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। कॉमर्शियल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, फर्म्स को। ब्रॉडली फिडेलिटी गारंटी बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू कॉमर्शियल फिडेलिटी, जैसा पहले हमने डिस्कस किया, कॉमर्शियल फिडेलिटी गारंटी, कोर्ट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कॉमर्शियल फिडेलिटी गारंटी पे आते हैं। कॉमर्शियल फिडेलिटी गारंटीज कवर ग्रांटेड इज अगेंस्ट ए डायरेक्ट पेक्यूनियरी लॉस एंड नॉट ए कॉन्सिक्वेंशियल वन। डायरेक्ट पेक्यूनियरी लॉस होगा, कोई परिणामी लॉस को नहीं कवर करता है। लॉस शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, सिक्योरिटीज आर गुड्स ऑफ इंश्योर्ड। सिक्योरिटीज पे, मनी पे और गुड्स पे। एक्ट शुड बी कमिटेड इन द कोर्स ऑफ ड्यूटीज स्पेसिफाइड। और वो काम, वो एक्ट उस समय होना चाहिए जब वो ड्यूटी स्पेसिफाइड है, उसकी ड्यूटी के पीरियड में होना चाहिए। इफ द एम्प्लॉय गारंटीड अंडर द पॉलिसी हैड लेफ्ट द सर्विसेज ऑफ द एम्प्लॉयर एंड वाज री एंगेज्ड बाय हिम, नो लाइबिलिटी अटैचेस टू द पॉलिसी अनलेस द कंसेंट ऑफ द इंश्योरेंस वाज ऑब्टेन्ड। एक आदमी, एक एम्प्लॉय नौकरी कर रहा था, उस नौकरी छोड़ करके वो चला गया, या और उसके बाद दोबारा री इंगेज किया गया है। जब तक आप इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताएंगे तब तक आपका वो पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होगी, वो ब्रीच हो जाएगा। नो लॉस दैट मे हैव बीन कास्ड बाय बैड अकाउंटेंसी इज पेएबल। नो लॉस जो बैड अकाउंटेंसी की वजह से लॉस होते हैं वो पेएबल नहीं है। द लॉस मस्ट बी सपोर्टेड बाय एविडेंस ऑफ एनी ऑफ द स्पेसिफाइड एक्ट ऑफ डिसऑनेस्टी। उसमें डिसऑनेस्टी एम्प्लॉय की क्लियर होनी चाहिए, उसका एक्ट क्लियर होना चाहिए, और बैड अकाउंटेंसी से कोई क्लेम नहीं मिलेगा। और एविडेंस सपोर्ट कर रहे हो, एविडेंस भी सपोर्ट कर रहे हो, नहीं तो ऐसे ही हवा में बातें नहीं होती है, कि आपके पास प्रमाण होने चाहिए। The customary time limit provided. The act or acts insured against should be discovered not later than 12 months after the resignation, dismissal, retirement and death of the employee। उस एम्प्लॉय के रिटायरमेंट, डिसमिसल और उसके रिजिग्नेशन देने के 12 महीने के अंदर ही अंदर इसकी जांच होनी चाहिए। 12 महीने के बाद होने का मतलब है कि आप खुद ही नहीं इंटरेस्टेड हैं और आप ये डिस्कवरी कर रहे हैं वो इंश्योरेंस में पेएबल नहीं है। नॉट लेटर देन 12 मंथ आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द पॉलिसी विच वर बी द अर्लियर। और आपकी अगर पॉलिसी टर्मिनेट हो गई है तो उसके 12 महीने के बाद बिल्कुल वो भी कवरेज नहीं है। टाइप्स ऑफ पॉलिसीज इसमें कितनी हैं? इंडिविजुअल पॉलिसी, नाम से पता है इंडिविजुअल एम्प्लॉय को कवर करती है। कलेक्टिव पॉलिसी इंटायर स्टाफ को कवर करती है, या जितने को वो कवर कराना चाहता है वो कवर करती है। फ्लोटिंग पॉलिसी, फ्लोटर पॉलिसी में एक्सटेंशन लिया जा सकता है, आगे पीछे ऐड करे जा सकते हैं। कम पोजीशन पॉलिसी, ये पोस्ट की पॉलिसी होती है। पोजीशन पॉलिसी का मतलब है कि पर्टिकुलर पर्सनल मैनेजर है, पर्टिकुलर अकाउंट्स मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, और उस पोजीशन को पॉलिसी इशू होती है। ब्लैंकेट पॉलिसी,
कवर्स इंटायर स्टाफ विदाउट शोइंग नेम आर पोजीशन, पूरे स्टाफ को कवर करती है, कोई नाम नहीं होती, इसको ब्लैंकेट कवर कहते हैं। एक्सेस फ्लोटिंग पॉलिसी, कम्बिनेशन ऑफ कलेक्टिव पॉलिसी एंड फ्लोटिंग पॉलिसी। कलेक्टिव पॉलिसी में आपने देखा था कि पूरा स्टाफ कवर किया हुआ है, और जो ना फ्लोटर पॉलिसी का मतलब बीच में ऐड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, तो वो दोनों का कम्बिनेशन एक्सेस फ्लोटिंग पॉलिसी है। इसमें एक्सेस वगैरह दे करके। फिडेलिटी गारंटी के प्रपोजल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉय फॉर्म फॉर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द इंश्योरर्स। वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो इंश्योरर और एम्प्लॉयर के बीच का होता है। प्राइवेट रेफरेंस फॉर्म टू ऑब्टेन ए रेफरेंस फॉर द अप्लीकेंट, अप्लीकेंट से भी रेफरेंस लिया जाता है, उसके रेफरेंस लिए जाते हैं। अप्लीकेंट्स फॉर्म, उसके रेफरेंस जो एम्प्लॉई है। अप्लीकेंट्स फॉर्म इनेबल द इंश्योरर्स टू मेक फुल इंक्वायरी इनटू द मोरल हजार्ड आप द रिस्क प्रपोज, जो भी रिस्क आपने प्रपोज किया है उसके मोरल हजार्ड को पूरी तरह से इंश्योरेंस कंपनी के पास इंक्वायरी करने के रास्ते बन जाते हैं उस एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से, रेफरेंस के माध्यम से। प्रीवियस एम्प्लॉयर्स फॉर्म, और पुराने किसी दूसरे कंपनी में नौकरी करता था, फैक्ट्री में नौकरी करता था, इस्टेब्लिशमेंट में नौकरी करता था, वहाँ के एम्प्लॉयर के फॉर्म से भी असर्टेन कर सकते हैं। Collective proposals has to be mentioned very clearly the system of supervision in force and the inquiries made before engaging the staff। स्टाफ को रखने से पहले उसके विषय में क्या क्या इंक्वायरीज की गई हैं वो प्रपोजल में आपने देना होता है। हैज़ टू मेंशन वेरी क्लियरली, बहुत ढंग से बिल्कुल क्लियर ढंग से देना होगा। मेन अंडरराइटिंग कंसीडरेशंस, इसके अंडरराइटिंग के कंसीडरेशंस क्या है जो अंडरराइटर को देखने हैं, अंडरराइटर को समझने हैं। हाउ फार द सिस्टम ऑफ चेक एंड कंट्रोल मेजर्स इज इफेक्टिव, अंडरराइटर्स को देखना है कि क्या इसने चेक और मेजर इस्टेब्लिश कर रखे हैं या कैसा उनका सिस्टम है, उससे कैसे पता लग सकता है। व्हाट सुपरविजन इज एक्सरसाइज्ड ओवर द एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय पे क्या सुपरविजन रखा जा रहा है और कैसे सुपरवाइज किया जा रहा है। फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ चेक एंड मेथड ऑफ सुपरविजन, ये सुपरविजन के जो इफेक्टिव मेथड्स होते हैं उनके विषय में डिस्कस करते हैं। मनी शुड नॉट बी अलाउड टू अक्यूमुलेट इन द हैंड्स ऑफ एनी वन एम्प्लॉय टू एन अनरीजनेबल एक्सटेंट, अनरीजनेबल एक्सटेंट तक का मतलब कि बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेशन उसके पास नहीं होने चाहिए पैसे के, कि पैसे बराबर देते गए या पड़ा हुआ है। All money collected on behalf of the employer should be paid over daily and short intervals। short intervals में जो भी पैसे दिए जा रहे हैं वो पैसे को वो यूज किया जा रहा है, और शॉर्ट पीरियड में यूज किया जा रहा है, और शॉर्ट इंटरवल्स में पैसे दिए जा रहे हैं। Employees engaged in handling money should also be employed upon the books records in which the money is accounted। अगर मनी आपको उसको दी जा रही है तो उसका अकाउंटिंग भी होता है, अकाउंटिंग में उसी आदमी का नाम होना चाहिए, उसको भी अपॉइंट एम्प्लॉयड होना चाहिए, उसी को करना चाहिए, और मतलब उसका भी। और दूसरा नंबर, उस आदमी को अकाउंट फार करने के लिए सब दे देंगे कि वही लिखेगा वही देगा, वही लिखेगा वही देगा, तो बेईमानी हो सकती है। Employees collecting money should not be allowed to make any disbursement therefrom। Employees collecting money should not be allowed to make any disbursement, किसी भी तरह का डिस्बर्समेंट करने के लिए अलाउ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपने मैनेज कर लेगा, मैनिपुलेट कर लेगा। द एम्प्लॉयर्स बुक्स शुड बी बैलेंस्ड मंथली, हर महीने उसका जो है ना बैलेंस चेक किया जाएगा, चेक होना चाहिए। देयर शुड बी ए रेगुलर प्रोफेशनल ऑडिट बाय फर्म ऑफ रिकॉग्नाइज स्टैंडिंग, जो भी रिकॉग्नाइज स्टैंडिंग के फर्म हैं उनसे वो ऑडिट होते रहेंगे, अकाउंट्स को ऑडिट होना है। कैश इन हैंड शुड बी चेक डेली, जो रोज के रोज कैश इन हैंड को चेक करना है। देयर शुड बी ए रेगुलर प्रोफेशनल ऑडिट बाय फर्म ऑफ रिकॉग्नाइज स्टैंडिंग। देयर शुड बी इंडिपेंडेंट सरप्राइज चेक एट रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट इंटरवल्स ऑफ ऑल मनी ट्रांजैक्शन, जितने भी मनी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनके लिए इंडिपेंडेंट सरप्राइज चेक भी होने चाहिए। और एडिशनल प्रिकॉशंस क्या लिए जा सकते हैं वो उसके विषय में देखते हैं। इज देयर एन इंडिपेंडेंट चेक ऑफ द कंप्लीटेड प्रोग्राम्स आर मॉड्यूल्स, हाउ ऑफन, ये सिस्टम पे जो चेक किया जा सकता है वो सिस्टम्स के माध्यम से।
इट इज़ पॉसिबल फॉर द प्रोग्राम टू बी रन बाय ए सिंगल ऑपरेटर, एक सिंगल ऑपरेटर के से प्रोग्राम रन होना चाहिए. डू सिस्टम एनालिस्ट एंड डेटा प्रिपरेशन हैव एक्सेस टू द कंप्यूटर रूम, क्या कंप्यूटर रूम में ये डेटा एनालिसिस और एक्सेस सिस्टम हैं. इज एनी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा प्रिपरेशन अलाउड एक्सेस टू कंट्रोल रिकॉर्ड्स, क्या रिकॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए इज एनी रिस्पॉन्सिबल डेटा प्रिपरेशन अलाउड एक्सेस टू, कोई डेटा प्रिपरेशन अलाउ किया गया है कि जो एक्सेस कर सकते हैं उनके कंट्रोल और रिकॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए. ये डेटा सिस्टम से रिलेटेड है. इन इज एनी वन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा प्रिपरेशन अलाउड एक्सेस टू कंट्रोल रिकॉर्ड्स एंड हाउ आर प्रोग्राम चेंजेस अथराइज्ड एंड रिकॉर्ड्स चेंजेस केप्ट. अब कोई भी चेंज करने हैं, जैसे रिकॉर्ड में कोई चेंज करना है, वो अथराइजेशन कैसा है, मतलब वो अथराइजेशन अगर आपने क्लैरिटी में नहीं है, किसी एक सुपीरियर आदमी के पास नहीं है, तो वो तो जो भी पैसा रखा हुआ है वो अपना मैनिपुलेट करता रहेगा और रिकॉर्ड को मेंटेन कर लेगा, उसमें करेक्शन कर लेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. उसके लिए एक रिस्पांसिबल आदमी होना चाहिए. वो रिस्पांसिबल आदमी की अथराइजेशन के साथ ही हो. रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ हजार्ड रिस्क, ये हजार्ड रिस्क के रिप्रेजेंटेशन के विषय में बता रहा है. कलेक्शन एजेंट हुज फाइनेंशियल लिमिट्स आर डिसप्रपोर्शनेटली हाई कंपेयर टू दियर रेम्यूनरेशन एंड द सिक्योरिटी डिपॉजिट गिवन बाय देम. ज्वेलरी सेल्स पर्सनस, ज्वेलरी के सेल्स पर. कैशियर्स इन ईटिंग हाउसेस, ये जगह जगह जो बता रहा है. कलेक्शन एजेंट हुज फाइनेंशियल लिमिट्स आर डिसप्रपोर्शनेटली हाई कंपेयर टू दियर रेम्यूनरेशन, उसकी सैलरी से ज़्यादा वो कलेक्शन कर रहा है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन कर रहा है. उस पर ज्वेलरी सेल्स पर्सन के पे भी जो ना ये मान लीजिए रिस्क बड़ा रहता है. कैशियर्स ईटिंग हाउसेस, जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, खाने पीने की जगह हैं, उनमें भी एंटरटेनमेंट की जगह है, सिनेमा हॉल्स हैं, उन सब में कैशियर के पास जो है ना थोड़ा सा रिस्क रहता है. स्टेट एजेंट्स जहाँ पे जो ये सेल परचेज एंड रेंटिंग के और स्टेट के जो एजेंट्स होते हैं उनके पास भी कैश का आवागमन ज़्यादा रहता है, वहाँ मोरल हजार्ड रहता है, वहाँ हजार्डस रिस्क है. ट्रेजरर्स ऑफ सोसाइटीज़ एंड एसोसिएशंस, किसी भी एसोसिएशन के ट्रेजरार को, किसी भी एसोसिएशन के जो भी सोसाइटी के ट्रेजरार है, एसोसिएशन के ट्रेजरार है और किसी ऐसी संस्था के ट्रेजरार हैं, उन लोगों के पास पैसे का आवागमन कैश में, इसमें जैसे भी है मैनेज करने का रहता है, वहाँ भी रिस्क रहता है. एम्प्लॉयज़ ऑफ द बुलियन मर्चेंट एंड वर्क्स ऑफ द डीलिंग इन एंटीक फर्म्स एंड अदर वैल्यूएबल्स. एंटीक मतलब पुराने सामानों के, वो वही सेम चीज़ हो गई कि वहाँ पे भी कैश का मैटर है, इसलिए वहाँ पे भी रिस्क रहता है. फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ प्रीमियम. रेट ऑफ प्रीमियम के लिए क्या क्या फैक्टर इफेक्टिव होते हैं और क्या क्या प्रभाव डालते हैं, उनके प्रभावित कैसे करते हैं प्रीमियम कैलकुलेशन को. द अमाउंट ऑफ गारंटी, कितनी अमाउंट है उसकी गारंटी, जो अमाउंट की गारंटी दे रहे हैं. द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, व्यवसाय क्या है, काम कैसा है. द सिस्टम ऑफ चेक एंड द मेथड ऑफ सुपरविजन, जो सिस्टम बनाया है आपने चेक करने का और वो उनका यूज कैसे कर रहे हैं, किस तरह से सुपरवाइज कर रहे हैं. द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिडेलिटी गारंटी क्लेम्स वुड टेक ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, इसमें टाइम लगता है. ए सर्टेन एक्सरसाइज ऑफ प्रिलिमिनरी नेचर इज कैरीड आउट इमीडिएटली ऑन रिसीप्ट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ लॉस. कोई भी लॉस होता है इमीडिएट, उस पर कम से कम इमीडिएटली प्रिलिमिनरी नेचर का इन्वेस्टिगेशन जरूरी हो जाता है. दिस में बी कैरीड आउट आइदर बाय द सर्वेयर आर एन ऑफिशियल ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी. उस केस में जब वो लॉस आपको इंटीमेट होता है तो इमीडिएटली जो ना उस पर लॉस को जो ना नोटिफाई होने के इमीडिएट ही आपको जो है ना तुरंत उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सर्वेयर और ऑफिशियल इंश्योरेंस कंपनी कोई भी जा सकता है, दोनों में से. द अमाउंट ऑफ क्लेम पेबल अंडर द पॉलिसी इज अफेक्टेड बाई, किससे अफेक्ट करती है. एनी सम ऑफ मनी विच बट फॉर फ्रॉड और डिसऑनेस्टी ऑफ एन एम्प्लॉय would become payable to him shall be deducted from the amount of the loss before a claim is made under the policy. Any sum of money which but for fraud or dishonesty of an employee would become payable to him shall be deducted from the amount of the loss before a claim is made.
जो क्लेम हम कर रहे हैं, क्लेम की करेंगे उससे पहले ये सम ऑफ मनी विच बट फॉर ए फ्रॉड एंड डिसऑनेस्टी ऑफ एन एम्प्लॉय, उसका डिसऑनेस्टी और फ्रॉड के उसने किया है, वो मनी उस मनी को जो है ना बिफोर ए क्लेम इज मेड अंडर द पॉलिसी उसको डिडक्ट किया जाएगा। जो आपके पास इस्टेब्लिश फ्रॉड मिला है वो क्लेम से ही डिडक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, any salary of commission or any other money due to the employees from the employer has to be deducted from the amount of the loss under the policy। ये पहले वाले को हम समझें कि उसी के अकाउंट से, उसी के अमाउंट से काटने का मतलब था कि उसके पास सैलरी, कमीशन और किसी भी तरह से उसके पास जो पैसे होते हैं जो ड्यू हैं उनमें से डिडक्ट कर दिया जाता है इस लॉस को। कोर्ट बॉन्ड क्या है? अभी तक तो आपने कमर्शियल पे डिस्कस किया, अब जो है ना कोर्ट बॉन्ड्स क्या है? द बॉन्ड इशूड बाय इंश्योरर्स इन फेवर ऑफ कोर्ट गारंटीइंग द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज बाय द एडमिनिस्ट्रेटर एंड द प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड इज नोन एज द एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड। एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड कौन से होते हैं? जो कोर्ट बॉन्ड की गारंटी देने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां इशू करती हैं पॉलिसियां, उन पर वो जो ना कोर्ट बॉन्ड्स को गारंटी देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड्स उसे बोलते हैं। रेटिंग है द प्रीमियम इज चार्ज एज ए रेट परसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ द बॉन्ड। जो भी अमाउंट उसका है बॉन्ड का उसको रेट परसेंट पे करते हैं। द रेट परसेंट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ स्टेट टू बी एडमिनिस्टर्ड। जो एडमिनिस्टर किया जा रहा है, जिस आदमी को एडमिनिस्टर करने के लिए उस एसेट को दिया गया है, स्टेट को दिया गया है, फैक्ट्री को दिया गया है, प्रेमाइसेस को दिया गया है और लैंड को दिया गया है, उस पे द ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व। The rate percent is based on the value of the estate to be administered, the duration of the administration and the complexities involved। जो उसमें complexities involved है, duration है और उसको जो रेट पे एडमिनिस्टर करने के लिए दिया गया है। Liquidators and receivership bonds are specially contract and are to be underwritten in the same manner as administration bond। यहाँ कह रहा है लिक्विडेटर्स रिसीवरशिप। लिक्विडेटर रिसीवरशिप, जहाँ पे रिसीवर्स होते हैं, लिक्विडेटर्स होते हैं, ऐसे ही ये कोर्ट के आर्डर पे होते हैं, वो रिसीवरशिप वैसे ट्रांसफ़र होती है, वो भी आर्डर ही होते हैं। एनसीएलटी वगैरह के में केस चलते रहते हैं, उनसे उनका भी बॉन्ड इसी तरह का है। गवर्नमेंट बॉन्ड कौन से हैं? कस्टम बॉन्ड्स, जो कस्टमरी हैं। कैसे हैं? आर टू बी एग्जीक्यूटेड बाय इंपोर्टर्स इन फेवर ऑफ द कंट्रोलर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट agreeing inter alia to perform the conditions stipulated in the import trade control regulations। ये कस्टम बॉन्ड्स हैं, कस्टम से रिलेटेड हैं। और एक्साइज बॉन्ड्स क्या हैं? आर टू बी एग्जीक्यूटेड बाय मैन्युफैक्चरर्स इन द कंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स assembled or produced in the country which are ड्यूटीएबल। जो भी प्रोडक्ट कंपनी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जा रहे हैं, एक्साइज बॉन्ड का उसमें एक्साइज बॉन्ड वहीं पे प्रभावी होते हैं। उनके लिए है कि जहां ड्यूटीएबल अमाउंट बनती है, ड्यूटी पे करनी है, वो एक्साइज बॉन्ड्स को एक्साइज बॉन्ड की लिमिट में ही है, एक्साइज बॉन्ड की ही श्रेणी में है। एक्साइज ड्यूटीज टू बी पेड टू द एक्साइज डिपार्टमेंट इन ल्यू ऑफ व्हिच ये बॉन्ड में भी एग्जीक्यूटेड। जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसी के ल्यू में ही एक्साइज डिपार्टमेंट को पैसे जमा करने होंगे। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एल्कोहल, शुगर, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड। इन पे ज़्यादा ड्यूटी होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइज की ड्यूटी पड़ती है। जो भी लिकर बनाने वाले हैं, टेक्सटाइल वाले हैं और एल्कोहल बनाने वाले हैं, ऑटोमोबाइल बनाने वाले हैं, इन लोगों को एग्जीक्यूट करना पड़ता है इस तरह के बॉन्ड को। और ये एक्साइज बॉन्ड्स वहीं पे प्रभावी होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ये आपका एक बहुत यूज़फुल उन लोगों के लिए है जो इंडस्ट्री हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं, बिजनेस हैं, ट्रेड्स हैं, वहाँ पे प्रभावी होता है। और सर्वेयर को इसमें जो ट्रेनी सर्वेयर्स हैं उनको थोड़ा सा इसकी जानकारी होने से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिनको जो कंसर्न है, जिनको समझना चाहिए, उनके समझ में ये आ गया होगा और आ जाएगा, ये मैं आशा करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल अगेन।